भाषिणा। सद्य एव लोकार्पितं भारतीय संविधानस्य अभिनवं संस्कृत संस्करणम्। अस्मिन् अवसरे संस्कृते संविधानस्य लोकार्पणं महत्वपूर्णम् उपलब्धिः अस्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हो रहे हैं शामिल। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ईवीएम पर उंगली उठाने के लिए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, इस मामले पर ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष। चक्रवाती तूफान फेंजल के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज बारिश। सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने का काम जारी। राहत और बचाव एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद। बिहार के मधुबनी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम को किया संबोधित। 50,294 लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए का ऋण किया वितरित। दूरदर्शन बना हॉकी इंडिया लीग का आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का करेगा प्रसारण। डीडी स्पोर्ट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर होगा सीधा प्रसारण। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ये 3 दिवसीय सम्मेलन 29 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 1 दिसंबर तक चलेगा। सम्मेलन देश के वरिष्ठ पुलिस पेशेवरों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विविध मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एक संवादात्मक मंच प्रदान करेगा। साथ ही देश में पुलिस के सामने आने वाली विभिन्न परिचालन, अवसंरचना और कल्याण संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा होगी। विचार विमर्श में आंतरिक सुरक्षा खतरों के अलावा अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में पेशेवर कार्य प्रणालियों और प्रक्रिया निर्माण और साझाकरण भी शामिल होगा। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इस वर्ष सम्मेलन में कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी शामिल की गई हैं। इससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आंतरिक सुरक्षा मामलों पर अपने दृष्टिकोण और सुझाव प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने का एक मूल्यवान अवसर प्राप्त होगा। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी शामिल होंगे। चक्रवाती तूफान फेंजल से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 16 आपदा राहत टीमें तैनात की है। दरअसल चक्रवाती तूफान फेंजल के शनिवार शाम तक उत्तरी तमिलनाडु के तट को पार करने और पुडुचेरी के पास कराईकल तथा महाबलीपुरम तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही तूफान के असर के कारण हवाओं की गति बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने तूफान संभावित क्षेत्रों तमिलनाडु और पुडुचेरी क्षेत्र में अगले 7 दिनों तक हल्की से मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं चेन्नई, तिरुवल्लुर, चिंगलपट्टू, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, कल्लाकुरुची जिलों और पुडुचेरी में 1 या 2 स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, कई क्षेत्रों में तूफान का असर दिखने लगा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम और पुडुचेरी से तूफान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होने की तस्वीरें सामने आई हैं। पुडुचेरी में बारिश के कारण पुलिस थानों में जल जमाव हो गया है और यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वहीं विशाखापट्टनम के भी कई हिस्सों में जल जमाव की तस्वीरें देखने को मिली हैं। दूसरी ओर चेन्नई के कई इलाकों में तेज हवाओं के चलने से सैकड़ों पेड़ धराशायी हो चुके हैं।
वहीं तूफान की आशंका के मद्देनजर पुडुचेरी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तूफान प्रभावित इलाकों के हालातों पर केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। और बीकानेर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल ने राजकीय डूंगर महाविद्यालय में नवनिर्मित वाचनालय, बीबीए, बीसीए विभाग तथा संगीत विभाग का उद्घाटन किया। और इस दौरान उन्होंने ईवीएम पर हो रही राजनीति को ओछी राजनीति बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को आमंत्रित किया गया था, परंतु उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। जहाँ उनको जीतते हैं चुनाव तब तो ईवीएम ठीक है, और जब हारते हैं तो ईवीएम खराब है। चुनाव आयोग ने इनको चैलेंज करके कहा था कि इनको कैसे खराब किया जा सकता है, उसको आकर के आप हमें बताओ। इनको तो राजनीति करनी है। अब तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट से भी सेटल हो गया तो अभी ये कह रहे हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है, तो भाई आप झारखंड में कैसे जीते? अभी महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव था, और आपकी प्रियंका जी कैसे जीती? तो जब जीतते हैं तब तो कहते हैं कि बहुत अच्छे मार्जिन से प्रियंका जी जीती। रिजल्ट तो ईवीएम ने निकाला है ना, जनता ने वोट दिया, रिजल्ट ईवीएम ने निकाला। आप कहते हो ईवीएम ठीक नहीं है, तो ये तो ठीक नहीं है जी, सेलेक्टिव है, अच्छी राजनीति है। और वहीं चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर 2024 को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने शाम 5 बजे के बाद रात 11:30 बजे तक वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि को लेकर सवाल उठाए हैं। इस मामले में आयोग ने अपने आरंभिक जवाब में साफ कहा है कि वोटिंग प्रतिशत की जो तय प्रक्रिया है वही इन चुनाव में अपनाई गई है, और जैसे जैसे आंकड़े आते हैं वैसे वैसे उन्हें पूर्व के आंकड़ों में जोड़ा जाता है। साथ ही चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल को लेकर उठाए गए सवाल पर भी साफ कहा है कि ये प्रक्रिया हर एक पार्टी के संज्ञान में लेकर अपनाई जाती है और हर एक पार्टी इसकी जांच परख भी करती है। साथ ही आयोग ने वोटिंग प्रतिशत में अंतर को लेकर भी साफ कहा है कि इस संबंध में कई बार आयोग ने स्थिति को स्पष्ट किया है। उधर राजस्थान के जयपुर सांसद दामोदर अग्रवाल ने कांग्रेस पर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को अनदेखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वही काम करती है जिससे बहुसंख्यक समाज की भावनाएं, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचती है। उन्होंने कांग्रेस को पार्टी का नाम मुस्लिम लीग करने की सलाह दी। कुछ मुगल शासकों ने हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया, तोड़ा, और ये भी सब सर्वविदित है कि कई मुस्लिम धर्म स्थानों पर जो काबिज हैं आज, उनके मलबे में, उनके ढेर में, उनमें हिंदू चिन्ह हैं, हिंदू मंदिरों के सबूत हैं। तथ्य तो सबको ही मालूम है, लेकिन खास तौर से कांग्रेस ने अपने आप को मुस्लिम समाज का प्रवक्ता या मुस्लिम समाज की रक्षक मानना शुरू कर दिया। फिर कांग्रेस अपना नाम मुस्लिम लीग कर ले गई। यही बात अजमेर की, मैटर सब जुडिशियल, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतिहास को झुटलाया भी नहीं जा सकता। और वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वडोदरा के करजन में लाकुडारा में प्लेसर इंडिया का दौरा कर मशीनरी का निरीक्षण किया। करजन में रेलवे ट्रैक लिंक और रखरखाव मशीनरी का निर्माण प्लेसर इंडिया में किया जाता है। प्लेसर में भारत निर्मित ट्रैक लिंक और मशीनरी विदेशों में निर्यात की जाती है। यहां से एक रेल एक्सचेंज मशीन ऑस्ट्रेलिया भेजी जाएगी और टैंपिंग मशीन नाइजीरिया को निर्यात की जाएगी। आज दुनिया के सबसे जो कॉम्प्लेक्स ट्रैक मेंटेनेंस की मशीनें होती हैं वो सारी यहाँ पे बनती हैं, और ऑस्ट्रिया की ये कंपनी आज दुनिया में उनका सबसे बड़ा प्लांट भारत में हो गया है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। अभी थोड़ी देर पहले जो एक्सपोर्ट होने वाले ऑस्ट्रेलिया को, अर्जेंटीना को, 2-3 जगह जो एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट देखे थे। और प्लांट के अच्छी बात यह है कि स्किल लेवल, अपने इंजीनियर्स का, टेक्नीशियंस का स्किल लेवल वो भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। ये प्लांट गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ भी जुड़ गया है। और वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के सूरत के ओलपाड में
किम गांव में बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माण कारखाने का दौरा किया। उन्होंने जापानी मानकों और प्रौद्योगिकी के अनुसार बुलेट ट्रेन के लिए अत्याधुनिक ट्रैक स्लैब बनाने में शामिल श्रमिकों से बातचीत की। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि स्लैब जापानी मानकों और प्रौद्योगिकी के अनुसार सभी मापों में सटीकता के साथ बनाए गए हैं। वोकालिगा संत कुमार चंद्रशेखर नाथ स्वामी के विवादित बयान से कर्नाटक में विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक पुलिस के नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए वोकालिगा संत चंद्रशेखर नाथ स्वामी ने कहा कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने इस मामले को भगवान पर छोड़ दिया है। वहीं संत ने आगे खेद जताते हुए ये भी कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बयान जुबान की फिसलन थी, ये जानबूझकर नहीं था। अगर पुलिस मेरे मठ में आएगी तो मैं अपने बयान पर स्पष्टीकरण दूंगा। दरअसल संत कुमार चंद्रशेखर नाथ ने किसान समर्थक विरोध प्रदर्शन में भारत में मुसलमानों को मताधिकार से वंचित करने की मांग वाला बयान दिया था। तभी से इस मामले ने तूल पकड़ लिया था और इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने शनिवार को वोकालिगा संत कुमारा चंद्रशेखर नाथ स्वामी को एक समन जारी किया, जिसमें उन्हें 2 दिसंबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया। शिकायत में कहा गया है कि संत का बयान भड़काऊ है और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की धमकी देता है। इसके बाद संत की प्रतिक्रिया सामने आई। बता दें कि संत कुमार चंद्रशेखर नाथ स्वामी विश्व वोकालिगा महासंघ मठ के प्रमुख हैं। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को बैंकों से स्वीकृति पत्र सौंपा। क्रेडिट आउटरीच के दौरान 50,000 से अधिक लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। जिन योजनाओं के तहत स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं उनमें PM मुद्रा, PM-EGP, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, पशुपालन और मत्स्य पालन, स्टैंड अप इंडिया, PM स्वनिधि, PM विश्वकर्मा, खुदरा, MSME, SHG, कृषि ऋण आदि शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के हर गांव में लखपति दीदी होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं से जुड़ने, उनका हिस्सा बनने और उसका लाभ उठाने की अपील की। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी जिले में रिवर शुगरवे में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना का दौरा किया। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी महिला केंद्रित बजट बनाने के लिए मुझे आदेश देते थे पहले। अभी महिला केंद्रित नहीं, महिला नेतृत्व में आर्थिक विषय के लिए बजट बनाओ, यही माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश है। महिला को सामने रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें स्थान में जहां है हम 3रे स्थान में चले जाएगा। अगले 1 साल में इसका नेतृत्व महिला के हाथ में होगा। मैं माता सीता की धरती में खड़े होकर के इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूं।
और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को एक दिवसीय यात्रा पर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने अपनी यात्रा के दौरान राज्य विधानसभा के 8वें सत्र को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को प्रकृति ने खूबसूरती उपहार में दी है। आदिवासी संस्कृति, बेहतर कनेक्टिविटी, क्रिस्टल झीलें पर्यटकों के लिए स्वर्ग है। Department of Northeastern Region and now a ministry, the importance and primacy that has been given to this area is absolutely a priority for the nation. This region, I would love to come many times. It is bountifully gifted by nature, tribal culture, soothing people, their connectivity, crystal lakes, and they mirror what? Himalayan peaks to ancient monasteries hemming with timeless chants. And I would say this place is a paradise for tourists. और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि नॉर्थ ईस्ट में विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। Northeast is streaming fast into national life, and this is with respect to development I am referring to. Now with 17 airports, 20 waterways, and deep digital penetration, I have seen it here with the Honorable Speaker conducting the proceedings. The region is developing with pace. The region's organic and natural farming offer a model for other states. और उधर संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जिसके तहत बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। अति संवेदनशील स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। इसी कदम के तहत संभल के दौरे पर पहुंच रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने रोक दिया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने संभल के मुआवजा देने के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। पूनावाला ने कहा कि जो सपा बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की मौत को जायज ठहरा रही थी, वही सपा आज संभल में हिंसा, पथराव और कट्टा चलाने वाले के क्रॉस फायरिंग में मारे गए को मुआवजा देने की बात कर रही है। लाशों पर भी, दंगों पर भी सांप्रदायिक सियासत करना ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है। समाजवादी पार्टी जिसने बहराइच में राम गोपाल मिश्र नाम का जो युवक केवल इसलिए मारा गया क्योंकि उसने खरे झंडे को हटाया, उसकी हत्या को जायज ठहराने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया। वही समाजवादी पार्टी के नेता अब संभल में जो लोग हिंसा कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, जो लोग कट्टा चला रहे थे और कट्टे की क्रॉस फायरिंग में मारे गए, उनके लिए मुआवजा की पेशकश कर रही है। मतलब कि आज लाशों पर भी राजनीति, वो भी वोट बैंक वाली। और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के संभल दौरे पर मुरादाबाद के मंडल कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि अभी किसी भी प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने की अनुमति नहीं है। संभल में हालात सामान्य होने पर ही वहां कोई भी जा सकता है। सभी को हमारा सहयोग करना चाहिए और कुछ समय बाद संभल आना चाहिए। जिलाधिकारी का स्टैंडिंग आदेश है, अभी वहाँ पे चल रहा है। किसी भी बाहर के डेलीगेशन वगैरह को अभी संभल आने की अनुमति नहीं है, तो अभी तो किसी को वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। मैं तो लगातार अनुरोध भी कर रहा हूँ, जो लोग हैं वो जिम्मेदार और सम्मानित लोग हैं, वो हमारी समस्या और उनको अनुभव भी है इस तरीके की चीज़ों का, प्रशासन का। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी समस्या को समझें। हम किसी को रोकना नहीं चाहते। एक बार स्थिति सामान्य हो जाएगी तो सभी लोग वहाँ जाएं, लेकिन उससे पहले अगर उनके जाने से स्थिति में थोड़ी भी बदलाव हो सकता है, कहीं पे अगर उकसावा या उत्तेजना फैल सकती है और स्थिति खराब हो सकती है, मुझे नहीं लगता वो भी ये चाहेंगे। तो थोड़ा हमारा सहयोग करें।
और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि समाजवादी पार्टी लोगों को जातियों में बांटना चाहती है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि संभल में हुई घटना एक सुनियोजित साजिश थी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ही सिर्फ मुआवजा देते हैं, ये कभी भी हिंदुओं की बात नहीं करते। संभल की बात करने वालों को बहराइच की भी बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सनातन और हिंदू विरोधी पार्टी है, ये लोग किसी के नहीं है। हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, उनसे जानते हैं सर कैसे देखते हैं इसे। समाजवादी पार्टी संभल में मारे गए लोगों को 5 लाख के मुआवजे की बात करती है, जब बहराइच की बात होती है तो कुछ और बात करती है, कैसे? देखिए, पहले ये लोग भीड़ को उकसाते हैं, भड़काते हैं, पत्थर फेंकवाते हैं। ये समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते थे। ये जो संभल का पूरा प्रकरण है, ये एक गहरी साजिश का परिणाम है और इस साजिश में समाजवादी पार्टी नीचे से ऊपर तक शामिल है। वहां पर जो जिस दिन वारदात हुई थी, पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद वहां पर काबू पाया था। वहां पर विश्वास के हालात बन रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल और मुआवजा वहां क्यों नहीं भेजती जहां हिंदू मरते हैं? मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत पैसा बहराइच में जो हिंदू मारे गए, मिश्रा जी मारे गए, उनके यहाँ भिजवा देते। मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा रखने के लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। मुसलमानों को धोखा दे करके समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, उन्हें डर दिखा रही है और इसीलिए ये दंगा करवाया गया। तो ये थे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जो कह रहे थे कि संभल में जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे कहीं न कहीं एक साजिश है। वहाँ पर भाईचारा और अमन कायम रहना चाहिए और निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियों को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। और वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एसी कोच में सफर करने वाले रेल यात्री अक्सर गंदे बेड रोल मिलने की शिकायत करते हैं। इन शिकायतों को दूर करने के लिए सभी जोनल रेलवे में मशीनीकृत लॉन्ड्री की शुरुआत की गई है, जहां सख्त निगरानी में लिनन सेट की धुलाई की जाती है और इसके अलावा यात्रियों को दिए जाने वाले कंबलों की भी महीने में 2 बार सफाई की जा रही है। यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने उन्हें BIS स्टैंडर्ड के बेड रोल मुहैया कराने के लिए कमर कस ली है। रेल यात्रियों को साफ और स्वच्छ बेड रोल मुहैया कराने के मकसद से उत्तर रेलवे ने मशीनीकृत लॉन्ड्री में लिनन सेट की धुलाई की व्यवस्था की है। यहां हर ट्रिप के बाद लिनन सेट की सख्त निगरानी में सफाई की जाती है। उत्तर रेलवे से चलने वाली सभी राजधानी, तेजस, दुरंतो और AC स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को BIS स्टैंडर्ड वाले लिनन सेट मुहैया कराए जा रहे हैं। आने वाले समय में सभी ट्रेनों में बेहतर क्वालिटी वाले लिनन सेट मुहैया कराए जाएंगे। जो हमारे लिनन हैं वो एवरी यूज़ के बाद, हर यूज़ के बाद उनको साफ़ किया जाता है। मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में साफ़ किया जाता है। मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री पूरी तरह मैकेनाइज्ड होती हैं और CCTV सर्विलांस इक्विप्ड होती हैं। ऑफिसर्स और सुपरवाइज़र द्वारा टाइम टू टाइम सरप्राइज इंस्पेक्शन किया जाता है और चादर की, लिनन की क्वालिटी को वाइटोमीटर से चेक करने के बाद
रैंडम चेक करने के बाद तभी उनको पैसेंजर सर्विसेज में यूज़ में लाया जाता है। रेल यात्रियों को दिए जाने वाले कंबल पहले 2 से 3 महीने में एक बार साफ किए जाते थे। अब रेलवे हर महीने 2 बार इनकी सफाई कर रहा है ताकि यात्रियों को साफ सुथरे कंबल मिले। इसके अलावा उत्तर रेलवे ने डिब्रूगढ़ और जम्मू राजधानी ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूवी किरणों से कंबलों को सैनिटाइज करने की शुरुआत की है। इस उन्नत तकनीक से हर राउंड ट्रिप के बाद कंबलों की सफाई की जा सकेगी। ब्लैंकेट का जो क्लीनिंग का प्रोटोकॉल है, महीने में 2 बार सफाई का प्रोटोकॉल है और जहां लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं वहां पे 1 बार सफाई करने का प्रावधान है। उत्तर रेलवे द्वारा प्रत्येक 15 दिन में, अपार्ट फ्रॉम दिस क्लीनिंग, हर 15 दिन में नैफ्थलीन वेपर हॉट एयर स्टरलाइजेशन का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके द्वारा ब्लैंकेट्स को स्टरलाइज किया जाता है, जो कि टाइम टेस्टेड और फुल प्रूफ तरीका है स्टरलाइजेशन का। तो ये हम एक एक्स्ट्रा स्टेप ले रहे हैं अपने यात्रियों को साफ सुथरा ब्लैंकेट देने के लिए। रेलवे हर दिन 6 लाख से अधिक लिनन सेट यात्रियों को मुहैया कराता है। यात्रियों द्वारा गंदे बेड रोल मिलने की शिकायतों को दूर करने के मकसद से रेलवे ने हर जोन में मशीनीकृत लॉन्ड्री की व्यवस्था की है ताकि यात्रियों को साफ सुथरे बेड रोल मिले और उनका सफर और आरामदायक हो सके। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। दूरदर्शन को हॉकी इंडिया लीग 2024 से 25 का आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर चुना गया है। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत 28 दिसंबर 2024 से होगी। लीग का यह संस्करण ऐतिहासिक होगा क्योंकि इस बार पुरुष लीग के साथ ही पहली महिला हॉकी इंडिया लीग भी आयोजित की जाएगी। लीग में पुरुषों की 8 टीम और महिलाओं की 4 टीम हिस्सा लेंगी। हॉकी इंडिया लीग का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म्स वेव्स पर किया जाएगा। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।